आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सर्वोदय क्लासेज के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 6 और संविधान के भाग 6 में क्या आती है? राज्य की सरकार। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं जो पढ़ना भी चाहते हैं, जो भी लगना चाहते हैं। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं विद्यार्थियों कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। जॉब लगने के लिए जिस कंपटीशन में तुम टिकना चाहते हो, लाखों की भीड़ में तुम अलग दिखना चाहते हो, उन सैकड़ों लोगों की क्वांटिटी में शामिल होना चाहते हो जो सक्सेस माने जाते हैं, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी की है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ था मैं भी। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 6 में हम पढ़ेंगे राज्य की सरकार को। राज्य की सरकार में हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल को। तो बहुत सारे विद्यार्थी राज्यपाल के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सारी नई चीजें आपको बताने के प्रयास करूंगा और उम्मीद करूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा एग्जाम में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल का। राज्यपाल बोले तो गवर्नर। और सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें काम करती है। एक सरकार होती है संघ सरकार, यानी केंद्र की सरकार। एक सरकार हर राज्य में होती है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। और हमारे देश में अपनाई गई विद्यार्थियों संघात्मक व्यवस्था, जो कनाडा से ली गई थी। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि एक शक्तिशाली केंद्र की सरकार होती है और हर राज्य की खुद की एक सरकार होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। भले ही वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही हो, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कामों की जानकारी केंद्र सरकार को होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य सरकारें जो भी काम करती है उसकी रिपोर्ट भी केंद्र को जाती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनकी देखरेख के लिए एक आदमी की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे देश में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। और ये जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है विद्यार्थियों, ये जो अपनाया गया मॉडल है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो मॉडल अपनाया गया है भारत में, ये मॉडल हमने कनाडा से अपनाया है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है और ये हर राज्य में होता है। और अपनी जो रिपोर्ट होती है उस राज्य से रिलेटेड, वो समय समय पर केंद्र को प्रेषित करता है। इससे दोनों सरकारों के बीच में तालमेल बना रहता है। कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे वो सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करने वाले थे राज्यपाल के अनुच्छेदों से शुरू करते हैं विद्यार्थीगण। तो सबसे पहले देखिए, राज्यपाल का जो पद है, ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में अपनाई गई है या ली गई है। और हम अगर हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो मैं पहले अनुच्छेद के हिसाब से आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, इससे आगे फिर हम और बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 153 आता है। 153, 154, 155, 156, 157। चलिए एक बार तो इनको देख लेते हैं, फिर और देखते हैं आगे। तो 153 में आता है विद्यार्थीगण, राज्यपाल का पद। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया। किसमें कहा गया विद्यार्थीगण? आर्टिकल 153 में कहा गया। लेकिन प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो यह आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह व्यवस्था 1956 में शामिल की गई है और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति यानी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो सबसे पहला आर्टिकल 153 में आ जाता है राज्यपाल का पद। इससे आगे लेते हैं अनुच्छेद 154 में। तो 154 कहता है विद्यार्थीगण कि 154 कहता है कि राज्यपाल जो होगा वो राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका होगा। संवैधानिक कार्यपालिका होगा। इसका अर्थ यह होता है विद्यार्थियों कि
राज्यपाल राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेगा, राज्य की मंत्री परिषद के साथ मिलकर उस राज्य का शासन चलाएगा। क्या वो वास्तव में सारा निर्णय खुद लेता है? तो हम कहेंगे नहीं, वो केवल और केवल एक संवैधानिक व्यवस्था है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, दादाजी होते हैं, तो सारा काम काज उनको पूछ के करते हैं। दादाजी गाड़ी ले आए, दादाजी मकान बना लें। तो वास्तव में हम क्या करते हैं, दादाजी की केवल रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम मना भी कर दें कि नहीं लानी गाड़ी, तो भी मुझे लगता है कि हम एक 90 या 100 साल के दादाजी को ये नहीं कहेंगे नहीं दादाजी, हम तो आपने मना कर दिया नहीं लाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल एक रिस्पेक्टेड। तो ये मान के चले कि देश का दादाजी राष्ट्रपति और एक राज्य का दादाजी राज्यपाल, जिन्हें पूछ के काम करो तो वो खुश रहते हैं, साहब हम ही बड़े हैं घर में। तो ये मान के चलते हैं संवैधानिक कार्यपालिका होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसी भी राज्य की होती है मुख्यमंत्री। इसके आगे चलेंगे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 155 में आर्टिकल 155 ये कहता है विद्यार्थीगण कि अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति आती है अनुच्छेद 155 में, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति करता है हस्ताक्षर और मुहर यानी कि स्टाम्प के द्वारा एक अधिपत्र जारी करता है, और इस अधिपत्र के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थीगण, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है राष्ट्रपति ने। अनुच्छेद 156 आ गया। अनुच्छेद 156 कह रहा है अगर नियुक्ति कर दी तो काम कब तक करेगा। तो अनुच्छेद 156 में आता है विद्यार्थियों राज्यपाल का कार्यकाल। तो कार्यकाल को लेकर 3 पॉइंट आप समझिए। पहला, राज्यपाल का मुख्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यतः बोला है भी नहीं, इसका अर्थ है कि इसे 5 साल से पहले भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि राज्यपाल अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देकर 5 साल से पहले भी घर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर उसे हटाने की बात कहें कि हटा कौन सकता है, तो याद रखिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्य करता है, अर्थात राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाएगा। और मुख्य रूप से क्या होता है कि जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं केंद्र की सरकार पर। केंद्र की सरकार जिस पार्टी की होगी, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा, ज्यादातर राज्यपाल उसी पार्टी से बिलोंग करने वाले वरिष्ठ नेता होते हैं, जो लगभग मुख्य जो राजनीति होती है उससे बाहर चले गए हैं, लेकिन कोई टाइम उस राजनीति के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। ऐसे नेताओं को राज्यपाल के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो सीधा सा मैं कह सकता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में आप ये रखो कि केंद्र में जो सरकार है तब तक ही कोई राज्यपाल है। केंद्र में सरकार अभी एनडीए की है, तो अगर आप भारत के किन्हीं राज्यों पे नजर दौड़ाओ तो आपको पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो लगभग बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं। हमारे राजस्थान वाले को ले लो, कलराज मिश्र मोदी सरकार में पहले मंत्री हुआ करते थे। 75 साल से ऊपर उम्र होने के बाद में मोदी जी किसी को मंत्री नहीं बना रहे हैं, उन्होंने नया नियम बना दिया था, तो उन्होंने अब राज्यपाल बना दिया कलराज मिश्र को। तो पहला तो ये याद रखो कि केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार होगी उसी के नेता राज्यपाल बनते हैं। दूसरे राज्यपाल के तौर पे अपॉइंट और किए जाते हैं। याद रखिए केवल नेता अपॉइंट नहीं होते, मुख्य रूप से तो नेता। और दूसरा जो बनाने का जो नियम बना रखा है
वो है अधिकारी। चाहे वो आईएएस अफसर रहे हो, चाहे वो आईपीएस अफसर रहे हो, या फिर वो भले भारतीय सेना के अफसर रहे हो, किस तरह के अफसरों को भी राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन ये जो मैं अधिकारियों के नाम ले रहा हूं, ऐसे अधिकारियों को मूल रूप से उन क्षेत्रों में ही नियुक्त किया जाता है जो अशांत क्षेत्र है, जहां उन राज्यों में अशांति ज्यादा है, आतंकवाद ज्यादा है, तो जानबूझ के ऐसे राज्यपाल वहां अपॉइंट किए जाते हैं, तो ताकि वो वहां की स्थानीय सरकार को हेल्प कर सके अपने अनुभव को। तो ये आता है कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में आगे बढ़े, तब आ जाता है कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में विद्यार्थीगण आता है योग्यता, और योग्यता को कहा जाता है अर्हता। अर्हता, योग्यता, इलिजिबिलिटी। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। रोहिंग्याओं को राज्यपाल नहीं बनाने वाले हम। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। लाभ का पद धारण ना करता हो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो, किसी गवर्नमेंट की कंपनी में डायरेक्टर ना हो, ये चीजें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। आर्टिकल 157 में योग्यताएं आई है। अब एक चीज और इसमें ऐड करने वाला हूं विद्यार्थियों, और वो क्या ऐड कर रहा हूं देखो देखें। वो ऐड ये किया जा रहा है कि जो राज्यपाल होता है वो संबंधित राज्य का, उस राज्य का मूल निवासी नहीं होता है। मूल निवासी नहीं होता है मतलब ये समझो कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये संविधान में नहीं लिखा गया है। इस संविधान में नहीं लिखा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान के अलावा भी हमारे देश में परंपराएं विकसित हुई है, लोकतांत्रिक परंपराएं। तो परंपराओं को कहा जाता है अभिसमय या परंपरा, और परंपरा के अनुसार संबंधित राज्य का मूल निवासी राज्यपाल नहीं बन सकता। इसका सीधा अर्थ ये समझिए कि राजस्थान का मूल निवासी राजस्थान का राज्यपाल नहीं अपॉइंट होता है। ठीक है, अपने राजस्थान के वीपी सिंह बदनौर भीलवाड़ा के, उनको राज्यपाल बना दिया पंजाब का, राजस्थान का भी तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। एक परंपरा फॉलो की जा रही है। इससे आगे लेते विद्यार्थियों अनुच्छेद 158, इसमें आती है राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें क्या क्या शर्तें हैं? पहला, राज्यपाल संसद द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करेगा। संसद द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करेगा, और यदि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो एक ही टाइम में। मान लीजिए राजस्थान के राज्यपाल इस्तीफा दे देते हैं और पंजाब के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए, तो क्या होगा? एक साथ दो राज्यों के राज्यपाल बन गए, और बन गए तो ऐसी कंडीशन में जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति तय करेंगे। वैसे निर्धारित संसद करती है, लेकिन जब एक से अधिक राज्यों का करेंगे तो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे वेतन। और वो नया वेतन, वो जो 7वां वेतन आयोग के बाद लगा है, उसके अनुसार राज्यपाल का वेतन हो गया विद्यार्थियों 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए महीने का, जो पहले 1,10,000 रुपए होता था, और वो बढ़कर सीधा हो गया है अब 3.5 लाख रुपए महीने के। तो पहले तो इसमें वेतन आएगा राज्यपाल की शर्तों में कि उसको वेतन मिलेगा। दूसरा, उसे निःशुल्क आवास दिया जाएगा। निःशुल्क आवास, जिसे राजभवन कहा जाता है। और राजस्थान में 2 राजभवन हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं ना,
वो जयपुर के राजभवन में भी निवास करते हैं और एक अंग्रेजों की बनाई हुई परंपरा को फॉलो करते हुए माउंट आबू में भी राजस्थान के राज्यपाल का राजभवन स्थित है। अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों को गर्मी लगती थी तो भाग के माउंट आबू चले जाते थे। इस परंपरा को भी आजादी के बाद भी फॉलो किया जा रहा है। निःशुल्क आवास, इसके अलावा ध्यान रखिए राज्यपाल किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई एमएलए, कोई एमपी या कोई भी सदस्य किसी भी सदन का एमएलसी हो, एमपी हो, अगर वो राज्यपाल के तौर पे अपॉइंट हो गया तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। केवल राज्यपाल ही रह सकता है। लेकिन राजस्थान के राज्यपाल को लेकर मैंने आपको और भी बहुत जानकारी दी थी। फेसबुक पेज पे जाइए, वहां एक राज्यपाल का टॉपिक बनाया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो कौन कौन से पदों पर अध्यक्ष या चेयरमैन या संरक्षक के रूप में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट ग्रेड लेवल का एक सवाल बनता है, आरएस लेवल का। इससे आगे लेते हैं विद्यार्थियों, अनुच्छेद 159 आएगा और अनुच्छेद 159 कहता है कि क्या कहता है कि राज्यपाल की शपथ, ओथ ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शपथ। तो चलिए बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर जिस दिन मुख्य न्यायाधीश नहीं उपलब्ध होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश। और ये जो शपथ होती है विद्यार्थियों, ये अनुसूची 3 का भाग नहीं है। अनुसूची 3 में राज्यपाल की शपथ नहीं होती है। अनुच्छेद 159 में शपथ आएगी लेकिन अनुसूची 3 में नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए विद्यार्थियों मुख्य अनुच्छेद। और अब मैं लेने वाला हूं राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल कौन कौन से काम करते हैं, बड़ा आसानी से समझ लेते हैं फटाक से। सबसे पहले विधायिका संबंधी कामों की चर्चा करते हैं। विधायिका संबंधी कार्य, विधायिका का मतलब व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। तो विधायिका संबंधी राज्यपाल कौन कौन से काम करते हैं? तो याद रखिए राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का अंग होता है। मतलब ये होता है कि राज्य की विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो दोनों सदनों को मिला के बोल सकते हैं विधानमंडल। अब राजस्थान में केवल विधानसभा है तो हम इसी को विधानमंडल कहेंगे। तो राज्य की जो विधानमंडल होता है राज्यपाल उसका अंग होता है। इसका मतलब ये कि विधानसभा से पारित होने वाला कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर बिना कानून नहीं बनता है। हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। पहली शक्ति तो राज्यपाल की आएगी। अब राज्यपाल अगर कोई विधेयक भेजा जाता है विधानसभा द्वारा तो क्या क्या कर सकते हैं? पहला, उस पर अनुमति दे सकते हैं कि हाँ ठीक है चलिए वो काम कीजिए, अनुमति प्रदान कर दी। या फिर अनुमति को रोक सकते हैं, मना कर दे हैं, या फिर से पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। और जब पुनः विचार के लिए लौटा देंगे तो ऐसी कंडीशन में दोबारा अगर भेज दिया जाए, दोबारा विधानमंडल अगर इसे दोबारा भेज देगा तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। राज्यपाल क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। यहां राज्यपाल एक शक्ति और प्रयोग करते हैं। राज्यपाल अगर चाहें तो भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यह आर्टिकल 201
और ये जो अनुमति देते हैं, नहीं देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ये आर्टिकल 200। तो राज्यपाल यहां 4 शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको रख सकते हैं कि मैं इस पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इस पे तो राष्ट्रपति करेंगे। तो ये आर्टिकल 201 में लिखा गया, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को रख सकते हैं। तो पहला तो विधानमंडल से संबंधित ये बात आ गई। अब लेते हैं इसी विधानमंडल वाली बात में आगे बढ़ते हैं विधायिका संबंधी कामों में। तो अगली बात लिखते हैं विद्यार्थियों, अनुच्छेद 174। इसके अनुसार राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। वो सत्रावसान करते हैं। पहले क्या करते हैं? सत्र चालू करते हैं, फिर अवसान भी करते हैं। सत्र यानी सेशन, जो विधानसभा की जो बैठकें होती है उसकी सेशन को शुरू करने की शक्ति राज्यपाल रखते हैं, और विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल रखते हैं। आर्टिकल 174 में वो राज्य की विधानसभा को भंग करेंगे, लेकिन विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर पाएंगे। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्यसभा है। इससे आगे लेते हैं 174 के बाद मुख्य पॉइंट आता है अनुच्छेद 176। राज्यपाल संबोधन करते हैं। ये संबोधन कब करते हैं? जब नई नई विधानसभा गठित हो, जब विधानसभा का पहला सत्र हो, वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, इसमें जो संबोधन करते हैं इसे मैं अभिभाषण कहूंगा। और ये अभिभाषण राज्य का मंत्रिमंडल तैयार करता है, जिसे राज्यपाल अनुच्छेद 176 के अनुसार विधानसभा या विधान परिषद अगर है तो दोनों को एक साथ बिठा के, या फिर केवल विधानसभा है तो वहां पर प्रस्तुत करेंगे। इसके आगे लिखते हैं विद्यार्थियों, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किसके कहने पर? मंत्रिमंडल, या यूं कहें तो मंत्री परिषद। इसे दोनों अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मुख्य रूप से राज्यपाल को सलाह प्रदान करते हैं। तो मंत्रिमंडल के निवेदन पर राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, जो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहता है और एक कानून की तरह काम करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 333 विधायिका संबंधी कामों में, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद में, विधान सभा में, परिषद नहीं विधान सभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, भारत की किस राज्य की विधानसभा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखते हैं? जवाब में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आगे लेते हैं विद्यार्थी विधायी संबंधी कार्यों में। धन विधेयक जो रखा जाता है विधानसभा में हमेशा, इसे रखने से पूर्व राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है, अनुमति लेनी होगी। तो ये मुख्य कार्य राज्यपाल की विधायिका संबंधी, और बाकी जो कार्य राज्यपाल के बचेंगे उन्हें हम कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, राज्यपाल भाग 2 में।